हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने बायोमोलिक्यूल्स अपना पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, और मैं यही कहूँगा कि रिवीजन आप अच्छे से करते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ चीज़ें याद करने वाली है वो चीज़ें आप याद करते रहो। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना। सबसे पहले हम ये चैप्टर ले रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर, जिसमें हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं, टिश्यू वाला। वैसे अगर आप नई एनसीईआरटी देखोगे तो न्यू एनसीईआरटी में ये एनिमल टिश्यू वाला पार्ट और कॉकरोच वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको मिसिंग मिलेगा। ये आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, सिलेबस में आपका दिया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप डीपली जाओगे तो वहाँ पे दिखा क्या है, इंसेक्ट लिखा हुआ है सिलेबस में कि हाँ इंसेक्ट में अब आप क्या समझोगे, यही तो पढ़ोगे। एक तो फ्रॉग तो दिया है, वो तो क्लियरली उन्होंने लिखा है कि फ्रॉग आएगा ही आएगा। इंसेक्ट भी दिया है, इंसेक्ट मतलब अब आपको कॉकरोच उसमें पढ़ना पड़ेगा। एनिमल टिश्यू लिखा है, टिश्यू वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यू एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट पढ़ लेना ओल्ड एनसीईआरटी से। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अपने एंड से एक बार देख लेना, बाकी जितनी चीज़ें वो एक बार मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेनली एनिमल टिश्यू में हम शुरू करने से पहले एक ही चीज़, यही कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहूँगा। पुरानी बातों का मतलब ये है कि आपको भी पता होगा सेल से बनता है टिश्यू, जैसे बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर आप देखो तो ये सब तो हमें पहले से पता है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी क्लासेस से पढ़ते आए होंगे। सेल्स होते हैं, सबसे पहले सेल्स आई, सेल से क्या हुआ, टिश्यू से ऑर्गन बने। ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग, किडनी, ये सब क्या है, ऑर्गन है। फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम मतलब जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। अगर सारे ऑर्गन डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं तो उनको आप क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर 4-5 ऑर्गन मिलके रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, मतलब सांस लेने से रिलेटेड, इससे रिलेटेड है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस तरीके से तो ऑर्गन सिस्टम, देन धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब आगे चलता रहेगा। हमें उतनी लंबी कहानी में नहीं जाना है, हमें आज पढ़ना है क्या, टिश्यू के बारे में। अच्छा, बचपन में जो कहानी आपने सुनी थी टिश्यू के बारे में, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम टिश्यू बोलते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप टिश्यू नहीं बोलोगे, आप ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ये जब मिलकर किसी एक चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे होते हैं, मतलब ढेर सारे ग्रुप के सेल्स हों, उसमें साथ ही साथ कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी हों, और ये पूरा जो एक कंबाइन एक चीज़ बना, ये सब किसी एक काम को कंप्लीट कर रहे हो। मान लो वो सब मिलके कोई हार्ट वाली एक्टिविटी निपटा रहे हो, या कोई डाइजेशन वाला काम कर रहे हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हो, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलते हो टिश्यू। यही आपका क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन है। यही है आपका क्या, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अगर ना समझ पाओ तब भी ये चीज़ देख लो। जैसे समझ लो इसमें ढेर सारी सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अच्छा, ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो भी हैं, प्रोटीन और दुनिया भर की चीज़, ये सब रिलीज़ करता कौन है, इनके अंदर जो सेल्स हैं ना, यही रिलीज़ करती हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं यही रिलीज़ करती हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को, जिसको आप ग्राउंड मैट्रिक्स का भी नाम देते हो। ये हम पढ़ेंगे आगे, और टिश्यूज़ को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ग्राउंड मैट्रिक्स ये सब बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या ये बेसिक सी डेफिनेशन क्लियर हुई, जो हमें पहले से पता था। ऐड क्या करना था, ये वाली चीज़ याद रखनी थी जो पहले से हमें नहीं पता थी। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, जैसे अमीबा की बात कर रहा हूं, अमीबा में क्या होता है,
अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और अमीबा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ कर लेता है, वो भी सिंगल सेल का था। बट अगर आप बात करो एनिमल किंगडम, आप देखो तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपका इवोल्यूशन होता गया तो हुआ क्या, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई। मतलब ये सेल्स कंबाइन हुए, ढेर सारे सेल्स बने, उनसे टिश्यू बना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से फिर आप धीरे धीरे ऑर्गन वाले पे आए, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम वाले पे आए। मतलब करते करते पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऐसा बना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना जिसके पास सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, घर बनाना होता है, ठीक है। अब घर बनाने में अगर मैं बोलूँ कि किसी एक ही इंसान को मैं सारा काम दे दूँ कि भाई तू प्लास्टर कर, तू ही ईंट जोड़, तू ही सारे मसाले बना, तू ही पेंटिंग कर, सब कुछ उसी को दे दूँ, तो क्या वो काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं। ऐसा भी हो सकता है घर ही खराब बना दे, मतलब बॉडी ही खराब बन जाए। तो हमें मतलब भगवान को जब ये शरीर बनाने थे तो उन्होंने किया क्या कि अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स को एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया कि आप अपना अलग अलग तरीके से काम कर सको, ठीक है। जस्ट इस वे में ही किया कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को इन्होंने कहा कि आप ये वाला फंक्शन करो, मतलब कुछ टिश्यूज़ कुछ अलग फंक्शन कर रहे हैं, कुछ टिश्यूज़ को बोला कि आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर लो। इस तरीके से सबका काम डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोला, जिसके वजह से बॉडी की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी निकल कर आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसको आप मेनली अभी देख रहे हो कि इनका डेफिनेशन, इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आएगी नहीं, तो एक बार आप चाहो तो ऐसे नोट कर लो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या देखना है, ठीक है। लिख लिया क्या? देखो इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, आओ। थोड़ा सा इनके कुछ सेल्स के बारे में बताना था, वो एक बार आ नहीं पाता ना। देखो अच्छा, ये सेल्स के ना, ये टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब उसका आकार कैसा है, उसका काम कैसा है, इन दो अगर चीज़ों को अगर मैं मायने रखूं तो इनके आधार पर मैं टिश्यूज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले टिश्यू को मैं बोलता हूं जो बाहरी कवरिंग बनाएगी, जिसको एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। बाहरी कवरिंग से रिलेटेड है कि सिर्फ बाहर का जिसका एनवायरनमेंट से लेन देन हो, ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि जो बाहर का ही है। अगर आप मुंह खोलते हो तो अंदर बक्कल कैविटी क्या है, वो भी तो बाहर के एयर से इंटरेक्ट कर रही है। मतलब आप जैसे ये सिंपल सा समझना कि अगर मेरे पास ऐसे समझ लो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, तो इसका क्या है, सरफेस, ये पूरा, चाहे नीचे से सरफेस ले लो ऊपर से, ये सब क्या है, ये प्रॉपर मतलब एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर मैं इसी को, अगर मैं मान लो ऐसे करके इसको फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये भी तो बाहर से एनवायरनमेंट में है कनेक्टेड, और अंदर वाला भी तो आप क्या बोलोगे, हॉलो ऑर्गन्स में भी ये क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो एपिथेलिया का मतलब जस्ट यही समझना कि जो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रखता हो सकता है वो आपके नॉस्ट्रिल्स हो सकता है आपकी बक्कल कैविटी हो सकता है बाहर की स्किन हो। तो पहली टिश्यू हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी टिश्यू फिर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करने का मतलब एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही होती है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। एक होती है मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। एक होती है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मतलब अपना ब्रेन, अपना कमांडर, इससे रिलेटेड जितनी भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज़ हैं उसके बारे में। तो ये मेन 4 तरह की मेरे पास टिश्यूज़ आई। कौन कौन सी आई देखना। स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर मैंने 4 टिश्यूज़ देखे। कौन कौन से? पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, लिख लो यहाँ पे टिश्यू। तीसरा आप क्या देख रहे हो, मस्कुलर टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू। लास्टली अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, यही तो बोल रहे हो। इन चारों टिश्यूज की मैं बात कर रहा हूं। एपिथेलियल अभी मैंने क्या बताया, देखो इन सब के बारे में अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इन्हें क्लासिफाई तो किया, साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जर्म लेयर से बने हैं। जर्म लेयर मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये मान लो क्या है आपका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रेई। ये रही ओवरी, ओवरी से क्या निकलता था, ओवा निकलता था, और यहीं पे ये क्या बन जाता था, जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट में धीरे धीरे क्या होता है, डिवीजन वगैरह होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको आप क्या बोलोगे, मॉरूला बोलोगे। ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे जब हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे। मॉरूला स्टेज आती है, एक स्टेज आती है ब्लास्टूला, देन ग्रेस्टूला, ऐसे करके स्टेजेस आती है। तो एक ये स्टेज जो आती है जिसमें आपकी ये एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं ये कुछ दो तरीके में बंटना शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से लेयर में बंटना शुरू हो जाएंगी। फिर और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक लेयर आपको सबसे बाहर नजर आ रही होगी, मान लो, ठीक है। ऐसे मतलब आपको 2 या 3 तरीके की लेयर कुछ ना कुछ नजर आएगी जब ये और ज़्यादा डेवलपमेंट शो करना शुरू करता है। मान लो एक ये है, एक ये है, समझ लो। देन आपकी एक लास्ट लेयर ऐसे करके है। अब देखो इन तीनों लेयर में, मतलब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डिवाइड करते करते कुछ 3 जर्म लेयर्स में बन गया। ये जो लेयर है इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूँ, जर्म लेयर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम से निकली सेल्स थी, डिवाइड हुई, जाइगोट बनी, तो ये ओवरऑल क्या है, जर्म सेल्स ही हैं। तो ये क्या है, जर्मिनल सेल्स हैं। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो सबसे बाहर वाली एक लेयर बनी, इसको आप बोलते हो एक्टोडर्म, सबसे बाहर की लेयर। उसके बाद वाली आपकी कौन सी है, जो मिडल में है, मीजोडर्म। फिर आपकी एक लास्ट वाली है कौन सी, एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 लेयर है। इन्हीं के बेस पे पूछा जाता है कि आपकी इन सारी टिश्यूज में, ठीक है, कौन किस लेयर से मतलब एराइज हुआ है। कि अगर मैं पूछूं कि नर्वस टिश्यू आपका बना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा, मुझे भी पता है। जितनी भी आपकी टिश्यूज बनी हैं वो सब इन्हीं 3 तरह की सेल्स से ही एराइज हो गए, मतलब इन्हीं 3 सेल से, मतलब इन्हीं तरह की ये टिश्यूज से ही निकलकर उत्पन्न हुई है, बनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू कहाँ से आया, तो जब भी ये सेल्स बन रहे थे, मतलब एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है, तो ऐसे समझो भगवान ने सबको एक चांस दिया कि भाई आप किस लेयर के बनना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नर्वस टिश्यू, क्योंकि ये कमांडर है, सबसे मेन हेड है, यही सारी प्रोग्रामिंग को मैनेज करता है, नर्वस टिश्यू। तो भगवान ने सबसे पहले इसको चांस दिया कि भाई साहब आप मुझे बता दो कि आप कौन सी लेयर से बनना पसंद करोगे। तो इन्होंने कहा जो मुझे बाहर से सबसे सुंदर अच्छा सा दिख रहा है मैं वही लेयर से बनना पसंद करूँगा। तो जो सबसे बाहर अच्छा सा सुंदर सा इनको दिख रहा था, तो सबसे बाहर वाली लेयर से ये भाई साहब बन गए। तो इनको मैंने क्या बोला कि ये एंडोडर्म लेयर से बने थे। एंडोडर्म, एंडोडर्म नहीं, एक्टोडर्म, सबसे बाहर एक्टोडर्म है ना, एक्टोडर्म ओरिजिन। तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से पैदा हुए हैं, एक्टोडर्म ओरिजिन से आए हैं। कौन, नर्वस टिश्यू। फिर बात किया ये भी किनारे वाले, ये भी किनारे वाले। फिर बोला भाई तुम बीच वाले क्या करोगे, इन्होंने बोला भाई मुझे बीच वाली ही सेल्स दे दो, मतलब मुझे मीजोडर्म दे दो, मीजोडर्म ओरिजिन। फिर जब तक बारी आई आपके एपिथेलियल सेल्स की,
तो इनके लिए तो कुछ बचा नहीं था, एक ही बचा एंडोडर्म। और भगवान ने ये बोला ठीक है तुम एंडोडर्म ले लो और इन लोगों से जो सेल्स छूट गई हो वो भी ले लो, बची खुची सेल्स। तो इनमें कौन कौन सी आई? एंडोडर्म तो आई ही आई, साथ ही साथ कुछ एक्टोडर्म आई, कुछ मीजोडर्म आई और एंडोडर्म भी है। तो बस ऐसे ही याद रख लेना कि ये एक्टोडर्म ओरिजिन से बनी थी, ये मीजोडर्म ओरिजिन से बनी थी और ये आपकी एक्टो, मीजो और एंडो तीनों जर्म लेयर से बनी हुई थी। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लो, देन चलते हैं आगे, थोड़ा सा मूव करते हैं। चले, हो गया। एक एक करके देखना है। एपिथेलियल टिश्यू उठा लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एपिथेलियल टिश्यू से ही कर लेते हैं। देखना था, एपिथेलियल टिश्यू से हम ले रहे हैं। तो शायद मुझे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये वाली बात बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ये फ्री सरफेसेस पे एक्सपोज रहता है, मतलब इसका कांटेक्ट फ्री सरफेसेस से रहता है, मतलब वो चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड से हो, दोनों तरफ से। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि फ्री सरफेस पर ये प्रेजेंट होगी। अब हो सकता है वो आउटसाइड हो सकता है वो इनसाइड हो, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, मतलब एयर के साथ, आप ये कह सकते हो। एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मेनली इसको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहला, एक होती है सिंपल एपिथेलियम, एक होती है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम कह लूँ। एक को मैं कह रहा हूँ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा एक मैं पढ़ता हूँ कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। इसका नाम ही बता रहा है कंपाउंड का कि काफ़ी मुश्किल सा है, ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। देखो, सिंपल एपिथेलियम समझ लो, ये सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। सिंपल एपिथेलियम, ध्यान रखना कि सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं। ये सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं सारी। कौन? सिंपल एपिथेलियम वाली। ये मल्टी लेयर की होती हैं। और ये सिंगल लेयर की जो सेल्स होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं मेनली? अगर मैं इनकी बात करूँ कि, या इनका फंक्शन भी अगर मैं बोलूँ, फंक्शन, ये काम क्या करेंगी? ये फॉर्म करेंगी लाइनिंग, फॉर्म लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग मतलब किनारा तैयार करेंगे। किसका किनारा तैयार करेंगे? हो सकता है किसी हॉलो बॉडी कैविटी का, ठीक है, किसी बॉडी कैविटी का, या फिर कोई ग्लैंड है उसकी डक्ट का, हो सकता है किसी ट्यूब्यूल वाले पार्ट, जैसे अभी वो रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला बताया था उसमें फैलोपियन ट्यूब थी, हो सकता है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो। तो ये लाइनिंग कहाँ कहाँ पर बनाएगी? फॉर्म लाइनिंग ऑफ 3 तरीके की जगह। फॉर्म लाइनिंग ऑफ हॉलो कैविटी, हॉलो कैविटी ऑफ बॉडी। बॉडी की जो भी हॉलो कैविटी है, जैसे कि स्टमक हो गया उसकी किनारे की दीवार बना रही है, हो सकता है लंग्स हो गया हॉलो कैविटी उसकी किनारे की दीवार बना रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ये हॉलो कैविटी में किनारे किनारे का एरिया कवर कर रही होगी, हॉलो कैविटी ऑफ द बॉडी। दूसरा चीज़ आप कह सकते हो डक्ट्स, डक्ट्स की लाइनिंग या फिर ट्यूब्स की लाइनिंग, इस तरीके की चीज़ें। डक्ट कहाँ प्रेजेंट होंगी? हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट में होती है। जैसे समझ लो पैनक्रियास,
तो ये क्या है इसकी, ये है डक्ट। यहाँ से क्या होगा, कोई चीज़ रिलीज होगी, यही होती है डक्ट। ठीक है, अगर आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो ये सब पता होगा आपको, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये हमें पता है। कंपाउंड एपिथेलियम की मैं बात करना चाहूँ तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, ये लेयर ऑफ सेल्स है, ये लेयर ऑफ सेल्स है। हो सकता है 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, 4 लेयर हो, डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है, लेयर ऑफ सेल्स है। ये सब न्यूक्लियस था इनका। ये क्या है, लेयर्स ऑफ सेल्स। और ये लेयर्स कितनी हो सकती है, 1 और 1 नहीं 2 और मोर, 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन हुआ क्या, इनका मेन काम तो मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई साहब ये प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, हमारे स्किन में। ये हमारे स्किन में ऐसा देखने को मिलती हैं सेल्स। इसी बेस पे ज़रा एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस ऐसा समझ लो, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो चटाई है, वो बिस्तर है जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल सोती है या फिर रहती है। आप ऐसे ही समझ लो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है। जैसे जब आप पढ़ोगे, एक ऐसे फाइब्रस लेयर की स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिसको आप बोलते हो डर्मिस, जिसको आप बोलते हो डर्मिस की लेयर, डर्मिस। या फिर आप इसी को कनेक्टिव टिश्यू बोल लो, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम बताया था, कनेक्ट करना। ये कैसे कनेक्ट करेगा, समझ लो एपिथेलियल सेल्स को ये कनेक्ट कर रहा होगा कैसे, यहाँ पे कहीं होगी आपकी क्या, ऐसे समझ लो, ये ऊपर ऐसे है, ये ऐसे फाइबर्स होंगे। ठीक है, और ये फाइबर्स के पास ही, फाइबर्स के पास ही, फाइबर्स में ऐसे ये लिक्विड भरा हुआ जिसको आप ग्राउंड मैट्रिक्स बोल रहे हो। फाइबर्स में ये लिक्विड भरा हुआ जिसको आप ग्राउंड मैट्रिक्स बोल रहे हो। इस लेयर को ही आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। आखिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किस किस चीज़ की है, इसमें फाइबर्स होते हैं, साथ ही साथ ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, जो खुद कोई ना कोई लेयर या कोई ना कोई सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्हीं 2 चीज़ का बना होता है। इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन, एपिथेलियल सेल्स। तो इनके ऊपर ही क्या आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स। ये कहाँ पर है, किसके ऊपर बैठी हैं, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और पता है यहाँ पर ही आपका ये जो नीचे डर्मिस वाली लेयर है, यहाँ पर ही आपकी ऐसे ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई क्यों होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई होगी तभी तो न्यूट्रिएंट्स पहुँचेगा। और ये माना जाता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर को ब्लू से लिख दूं, याद रहेगा। ये नॉन वेस्कुलर होती है, नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर पता है ना, वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड की सप्लाई होना, नॉन वेस्कुलर मतलब ब्लड की सप्लाई ना होना। यहाँ पर तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ब्लड सप्लाई। ये है क्या, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स।
ये क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगी। तो क्या मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ये जो लेयर है आपकी, ये वैस्कुलर है, यहीं से तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे जाएंगे और ये सेल्स तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लो, ऐसे ही बना दो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही टिके हुए होते हैं। ऐसे समझ लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये चीज़ कभी आपने नोटिस करी है? ये चीज़ दिमाग में आएगी ज़रूर कि अगर न्यूट्रिएंट यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, और अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई होते होते मान लो शुरू के कुछ लेयर्स ऑफ सेल में ही, पहले में ही यहाँ से आए और न्यूट्रिएंट यहाँ तक ही पहुँचे, हो सकता है ऊपर तक ना पहुँचे, और अगर ऊपर तक नहीं पहुँचे तो सेल्स तो मरी जाएंगी ना। तो बिल्कुल वही होता है कि अगर, जैसे आप यही समझो कि मेरे पास सामने से जो कोई भी आएगा, कोई भी सामान लेने, मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, मतलब मेरे पास लिमिटेड न्यूट्रिएंट है, ठीक है। मान लो मैं कोई भी चीज़ बांट रहा हूँ, चॉकलेट बांट रहा हूँ, कुछ भी बांट रहा हूँ, मेरे पास मान लो 100 चॉकलेट है, तो स्टार्टिंग में जितने भी बच्चे आएंगे उन 100 को ही तो दूंगा, पीछे वालों को थोड़ी दे पाऊंगा जो ज़्यादा दूर है। तो वही समझो कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई इनिशियल वाले स्टेजेस में तो मैं बांट दूंगा, पर न्यूट्रिएंट की कमी हुई और लास्ट वाली सेल्स तक नहीं पहुंची तो लास्ट वाली सेल्स मर जाती हैं। मतलब ये सेल जब डिवाइड होती है तो ऊपर ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है? डेड सेल्स की लेयर होती है। तभी तो जब आप ऐसे ऊपर से ऐसे मैल छुड़ाते हो तो ऊपर की कुछ डेड सेल्स टूट के गिर जाती है, और ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे रगड़ा और आपकी चमड़ी छिल गई और आपको चोट लग गया, ऐसा तो नहीं होता। ऊपर की डेड सेल्स रप्चर हो जाती हैं। जब ये रप्चर होती हैं तो ये नीचे वाली सेल्स ऊपर आ जाती हैं जो ऑलरेडी थोड़ा लिविंग होती है, वापस से यहाँ डिवीजन होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब कहानी है। तो ये समझ आया बेसमेंट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट कि होता क्या है, कैसे यहाँ से ब्लड सप्लाई होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती है? फाइबर्स की और ग्राउंड मैट्रिक्स की बनी होती है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है। अगर ये चीज़ समझ आई है देन इसके आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमने बेसिक्स इनके फंक्शंस देख लिए कि ऐसे होते हैं। अब हमें इसके बारे में देखना है कि क्या होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम हमने देख लिया, स्किन में होता है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। इसके बारे में अभी हमें देखना है कि सिंपल एपिथेलियम के भी 3-4 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हो गया, चले थोड़ा सा आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। इसी सिंगल लेयर वाली सेल्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। और पता है ये जो सिंगल लेयर वाली सेल है, ये जो अभी आपने देखा इधर, इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के बेस पे हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर तो इनका वही है, सिंगल लेयर वाले, बस मॉडिफाई हो गए। जैसे समझ लो आपने बलून लिया, उसको फुलाया नहीं है, फुला दिया, उसका शेप अलग हो गया, बीच में से दबा दिया, कुछ और शेप हो गया। मतलब उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ इस तरीके की चीजें समझो। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन एपिथेलियल टिश्यू, वो भी सिंपल एपिथेलियल। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन किया, इसके बेस पे इन्हें 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना है। कौन कौन से? एक होते हैं सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्या ही लिखना, सीधा यही लिख लो, स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल तो हम हेडिंग डाल ही रहे हैं ना, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है।
एक होते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इसका नाम ही बता रहा है कि क्यूब जैसे होंगे भाई हम तो, ठीक है। एक होते हैं स्क्वामस एपिथीलियम, एक होते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम, एक होते हैं कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम। इसका भी नाम ही बता रहा है कि हम कॉलम शेप या फिर ट्यूब लाइक, ठीक है, ऐसे पिलर लाइक सेल्स होंगे, तो वो भी इनका नाम बता रहा है। आओ स्टार्टिंग से देखते हैं स्क्वामस एपिथीलियम क्या होती है। स्क्वामस एपिथीलियम जस्ट ऐसे पतली पतली सी सेल्स होंगी, फ्लैटेंड सेल्स हैं, और ऐसा लगता है कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो इनके जैसे होता है ना, ऐसे ऊपर से इनको देखते हैं तो ऐसे वेवी अपीयरेंस दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं इनकी, और ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, बना लेना दूसरे कलर से, मैंने एक ही से बना दिया। तो ये क्या है, फ्लैटेंड सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स विद irregular boundaries, irregular boundaries। इनकी बाउंड्रीज थोड़ी सी कैसी हैं, इर्रेगुलर सी हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी है। और ये इनका फंक्शन अगर मैं बोलूं, इनका फंक्शन क्या होगा, इनका काम क्या होगा, इनका फंक्शन मेनली डिफ्यूजन का होता है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं, या फिर सिर्फ डिफ्यूजन ही लिख लो, ठीक है। ये डिफ्यूजन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें तुरंत ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, ठीक है। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ऐसा डिफ्यूजन का केस आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिफ्यूजन का केस आपको देखने को मिलेगा लंग के एल्वियोलाई में, लंग एल्वियोलाई में, या फिर आपको डिफ्यूजन का केस देखने को मिलेगा कैपिलरीज में, इनर लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, या फिर लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज कह लो, लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज पता है ना, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो मैंने कैपिलरी क्यों लिखा, बुक में ब्लड वेसल्स लिखा है, ब्लड वेसल्स में तो आर्टरी वेन्स भी आती हैं। देखो लंग एल्वियोलाई तो दुनिया जहान को पता है, ये अपना ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट बोल रहा हूँ, लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ब्रांचेस में बट जाते हैं, ठीक है, और ऐसे कई अपने बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें ये सेल्स ऐसे डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करती हैं, और यहाँ से कोई चीज़ निकलना, अंदर जाना, कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा होता है। अगर मैं बात करूँ ये आपके लंग कैपिलरीज, लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, तो हमें पता है जब आप आर्टरी, वेन्स ये सब पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे, मतलब बीच में से काट के देखोगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे कि सबसे बाहर एक लेयर दिख रही होगी मोटी सी, फिर उसके अंदर एक और लेयर होगी, ये हम वहाँ पर पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देन उसके अंदर एक और लेयर होगी, तब ये आपकी आर्टरी एंड वेन बनाएगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ से ब्लड का या किसी चीज़ का डिफ्यूज़ होना पॉसिबल है? भाई 3-3 दरवाजे लगे, एक दरवाज़ा लगाओ तो चलो समझ भी आता है, 3-3 दरवाजे लगे आपके आर्टरी एंड वेन में, आर्टरी वेन में। बट अगर मैं बात करूँ कैपिलरीज में, तो ऊपर की ये दोनों लेयर नहीं होती, सिर्फ अंदर वाली ही लेयर होती है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ कर पाना आसान हो जाता है। तो ये कैपिलरी के केस में जब ये आर्टरी और वेन ऐसे डिवाइड होती हैं, तो ऐसे कैपिलरीज ही तो बनती हैं। देन ये क्या होगा, ऐसे फॉर्म होके ऐसे वेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो कैपिलरीज है, यहीं पे ये काफ़ी पतली थी, निकलना इनका आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का केस है, कहाँ पर, आपके कैपिलरीज के केस में, तो यहाँ पाई जाएंगी।
और इनके कहाँ पाए जाने के चांसेस हैं, ये आप डायग्राम बना लोगे ना अपने में, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही रफली बना दिया। और आप ये चीज़ कहाँ देख रहे हो, ये तो मेनली आपके बुक में यही 2 जगह लिखी है, तो यही हमें पढ़नी है, ठीक है। डिफ्यूजन बाउंड्री बना रही है। दूसरी चीज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कैसी सेल्स होंगी, बिल्कुल ऐसे क्यूब जैसी, जैसे ईंट रखी होती है, क्यूब जैसी सेल्स। नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो मैं बोल दूं क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। और इन क्यूब लाइक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन 2 तरीके का फंक्शन है। एक है सिक्रीशन, एक है एब्जॉर्प्शन। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, मेनली आपको ध्यान रखना है सिक्रीशन। इससे आपको एग्जाम्पल याद आ जाएगा। सिक्रीट करना है कोई ना कोई चीज़, ठीक है। सिक्रीट करने का अभी मैंने क्या बताया था, जैसे कोई ग्लैंड है, पैनक्रियाज हो मान लो, तो ये अपने ट्यूब से कोई चीज़ सिक्रीट कर रही है। इस तरह की और भी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, तो ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट हो सकती है, या फिर ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। जैसे आप जब पढ़ोगे वहाँ पे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे आप देखोगे ऐसे बोमेन कैप्सूल होता है ना, और नेफ्रॉन कुछ ऐसा होता है। ये मान लो मैंने क्या बनाई, पीसीटी, ऐसे फिर कलेक्टिंग डक्ट वगैरह है, यहीं से आती थी ब्लड, ठीक है, यहीं से चीज़ें हो जाती थी कलेक्ट। यहाँ पर भी माना जाता है ये जो पीसीटी वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ये ऐसे क्या होती हैं, इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं इन क्यूब लाइक सेल्स में। मतलब ये जो क्यूबॉइडल हम पढ़ रहे हैं, ये तो अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर इन पे ऐसे सीलिया मतलब ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। विलाई का काम देखा था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, क्या करते थे, विलाई एब्जॉर्प्शन का काम करते थे, तो ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जब आप पढ़ोगे ये चीज़, तो यहाँ से यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, इसमें गंदी और अच्छी चीज़ सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये समझो कि आप चाय छान रहे हो, ठीक है, चाय छान रहे हो, उस चाय में जो चीज़ घुली हुई अवस्था में और वो मान लो आपके बॉडी के लिए अच्छी है, उसको भी तो निकालना ज़रूरी है, मतलब उसको ब्लड में दोबारा भेजना ज़रूरी है, और जो वेस्ट चीज़ है उसको आप यूरिन के थ्रू बाहर कर दो। तो जो साफ़ सुथरी चीज़ें थी उसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन कराना, ये काम कौन करता था, पीसीटी। इस पार्ट को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये कह रहा है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये खासकर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। यही है आपके ट्यूबुलर पार्ट, जिसको आप लूप ऑफ हेनल कह रहे हो, लूप ऑफ हेनल। तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन खासकर किसकी बात कर रहा है, लूप ऑफ हेनल, ठीक है। तो ये डायग्राम तो बना लोगे ना, इसको मैं जस्ट मिटा रहा हूँ, यहाँ पे 1-2 चीज़ें लिखानी है इसलिए। तो कुछ इस तरीके से तो ये होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन वहाँ पे पाए जाएंगे। और अगर मैं आपसे ये बोल दूँ गलती से कि माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो अब तो आप बहुत आसानी से बोल दोगे माइक्रोविलाई किसके ऊपर, आपके इन्हीं क्यूब लाइक सेल्स के ऊपर अगर ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, जो भी बताया था, ठीक है। तो आप क्यों बोलोगे कि ये माइक्रोविलाई वाले कहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये आपको मिलेंगे पीसीटी, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन जो कि किडनी की सेल है।
और अगर मैं बात करूं आपसे कि सीलिया अगर प्रेजेंट हो, सीलिएटेड एपिथीलियम अगर मैं बोलूं, वो भी क्यूबॉइडल वाली, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? सीलिएटेड मतलब यही सेल्स। सीलिया का बस फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या फंक्शन होता है? कि ऊपर कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका मूवमेंट कराना या फिर कोई भी ऐसे पार्ट को ट्रैप कर लेना, कोई गंदगी आई कोई भी चीज़ तो उसे ट्रैप कर लेना, तो वो किसका काम होता है? सीलिया का। तो ये सीलिएटेड कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, हम सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी पैसेज में होगा। बिल्कुल, ये ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। जब आप पढ़ते हो ना ये लंग्स के, ये जब पार्ट इसके पढ़ते हो, ब्रोंकाई देन और ब्रांचेस में डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स, तो ये ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं। ब्रोंकियोल्स लंग्स में, लंग्स के ब्रोंकियोल्स में। ये क्लियर है क्या? ये हमें पता चल गया। कॉलमनर एपिथेलियम की थोड़ी सी बात कर रहा हूं। कॉलमनर एपिथेलियम क्या है? ये आपके रॉड या ट्यूब लाइक सेल्स हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे सेल्स हैं। आप इन्हें क्या कह सकते हो? ट्यूब लाइक सेल्स। और इनके न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आप ये बोल सकते हो कॉलम और रॉड लाइक सेल्स, रॉड लाइक सेल्स। इनका फंक्शन क्या लिखना चाहोगे आप? इनका क्या फंक्शन हो सकता है? इनका भी फंक्शन लिखा है दोनों तरीके से, बट अगर मैं मेनली बात करूं तो मेनली ये क्या काम करेंगे? एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे मेनली सिक्रीशन का काम कर रहे थे, रेयरली एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे थे, बट मेनली सिक्रीशन का काम। तो यहाँ पर भी फंक्शन जो है आपका, काम तो दोनों ही होगा, काम तो आपका इसमें दोनों ही होगा। कौन सा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों ही काम होगा। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का दोनों ही काम होगा। बट अगर मैं मेनली बात करूं तो मेनली आप कहोगे क्या? एब्जॉर्प्शन मेनली। इससे आपको याद आ जाएगा, इससे आपको कोई चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ, कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन वाले एरिया की बात कर रही है, जहाँ पर ये ट्यूब लाइक, ये रॉड लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी। कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा? जब आप पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये पता है ना, स्टमक होता था, ऐसे इंटेस्टाइन वगैरह, फिर पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और हमें पता है, मान लो आपने कोई भी ग्लूकोज खाया या ग्लूकोन डी पी लिया मस्त शरबत बना के, अब वो ग्लूकोज कहाँ आया? यहाँ पर आया ग्लूकोज। तो ये हो सकता है ऐसे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इसका स्टार्ट हो जाए, या कोई चीज़ आपने कोई बड़ी बोलस के फॉर्म में खाई और ये टुकड़ों में बट बट के यहाँ तक आई, फिर यहाँ से आपने एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है, ये एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में मेनली पाया जाएगा। कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये दोनों जगह पर भी तो पाया जाएगा ना, दोनों जगह पाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये कहाँ पाया जाएगा? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये दोनों जगह पे पाया जाएगा। अगर मैं इसी जगह पे एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँ कि सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा इनमें, मान लो अगर मैं बोलूँ सीलिएटेड, ये ध्यान रखना, सीलिया बोले या माइक्रोविलाई ऐसा कुछ वर्ड बोल रहा है तो ये वर्ड आपके क्यूबॉइडल और कॉलमनर वाले में ही यूज़ किए जाते हैं। आपके स्क्वामस एपिथेलियम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। सीलिएटेड की बात कर रहा था, सीलिएटेड वाले मतलब आपके ये जो कॉलम लाइक सेल्स हैं, ठीक है, ये कॉलम लाइक सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो। सीलिया का एक ही काम, मूवमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे जो आपका आता है सीलिएटेड वाले में, सीलिएटेड में आपका आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था आपने, ये जो आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, ये क्या है आपकी, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये यहाँ कहीं ये सेल्स ऐसी पाई जाएंगे और ये सीलिया क्या करेंगे, ये सीलिया ओवा का मूवमेंट कराएंगे आगे के साइड पे, ओवम का मूवमेंट कराएंगे आगे के साइड में, ठीक है। तो ये कुछ आप एग्जांपल्स इसमें याद रख लेना कि सीलिया का भी इसमें फंक्शन, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस चैप्टर को अभी यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके थोड़ा सा और आगे वाला पार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, ग्लैंडुलर सेल्स, जो ग्लैंड्स बनाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस पार्ट को रिवाइज कर लो, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, आप रिवाइज करके आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।